चैप्टर 53 सब शौक में दीप्ति की मोक्ष के करीब जाने की कोशिश। सभी बस उनकी बात सुन रहे थे। वहीं अनुजा का ये कहना कि उसके डैड चाहते हैं कि उनकी बेटी घर आए, इसका मतलब साफ था कि अनुजा की फैमिली ईशानी को अपनी बेटी मानते हैं और ईशानी भी चुप थी। इसका मतलब ईशानी भी उन सबको अपनी फैमिली मानती है। यह सोचकर आरती जी और समीर दीक्षित के दिल में एक दर्द हो रहा था। वहीं रिहान और अयान को भी यह अच्छा नहीं लगा कि कोई और फैमिली ईशानी को अपनी बेटी मानती है, पर वे कुछ कर भी तो नहीं सकते थे ना, क्योंकि ईशानी उन्हें एक नज़र देखती भी नहीं थी, जैसे वे सब उसके लिए कोई अजनबी हों। तभी आरती जी, जिनकी आंखें थोड़ी नम हो गई थी, उन्होंने अपने भाव छुपाते हुए दादाजी और दादी माँ की तरफ देखकर बोली, माँ पापा, क्या ईशानी के दोस्त यहीं से हैं? उन्होंने यह काव्या की बात सुनकर पूछा था, क्योंकि काव्या और अनुजा घर जाने की बात कर रहे थे। वे भी जानना चाहते थे कि ईशानी के दोस्त किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, ताकि वे एश्योर हो सके कि ईशानी की किसी गलत संगत में नहीं है। तभी दादाजी उनकी बात का जवाब देते हुए बोले, हाँ, उसके तीनों दोस्त यहीं से हैं और नंदिनी दिल्ली से, इसीलिए वो यहीं हमारे घर पर रुकने वाली है। उसके दोस्त काव्या, जिनके पापा अनुपम रायजादा कुछ दिन पहले ही ईशानी को अपने साथ लेने आए थे। काव्या उनकी बेटी है, उनका पूरा नाम है काव्या रायजादा है, और जिन्होंने अभी ईशानी को घर ले जाने को बोला था, उनका नाम अनुजा है। वह सहगल फैमिली की बेटी है, देव सहगल की बहन। उनसे आप पहले ही मिल चुकी हैं। और रितिका भी यहीं मुंबई में से है, और वो आहूजा फैमिली की बेटी है। और नंदिनी सहाय प्रेसिडेंट विशंबर सहाय की पोती है, जो ईशानी को अपनी पोती मानते हैं। दादाजी की बात सुनकर सभी का मुंह तो खुला का खुला रह गया था। क्या ईशानी की सारी दोस्त इतने अमीर खानदान से हैं? वे तो इनमें से एक की भी मुकाबला नहीं कर सकते हैं। सारी फैमिली तो पैसे और ताकत में उनसे कहीं ज़्यादा आगे हैं। अगर देखा जाए तो अगर ये चारों फैमिली साथ में मिल जाए तो इतना पैसा होगा जितना शायद एक देश को चलाने के लिए काफ़ी होगा। ये चारों फैमिलीज अलग अलग फील्ड में टॉप पर, बिजनेस या पॉलिटिक्स हो, रुतबा और ओहदे से बहुत ज़्यादा आगे हैं। पहले तो आरती जी सोच रही थी कि शायद ईशानी मेहरा फैमिली की बेटी है, जिस वजह से इन लोगों ने ईशानी से दोस्ती कर लिया है फ़ायदा उठाने के लिए। पर वे भूल गई कि ईशानी ने मेहरा फैमिली से 1 रुपया भी नहीं लिया था, जो कोई दूसरा उसके फ़ायदा उठा सके। पर अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा था कि वे गलत थे, और ऐसे भी इतने बड़े बड़े अमीर फैमिलीज़ को भला उनके मेहरा फैमिली जैसी छोटी फैमिली भी फ़ायदा उठाने की क्या ही ज़रूरत है। वे लोग ईशानी से सच्चे दिल से प्यार करते होंगे। ईशानी भी उन्हें अपनी फैमिली मानती है, ऐसे भी उन्होंने ईशानी को कभी प्यार नहीं दिया था। क्या इस वजह से अब ईशानी उनसे इतनी नफ़रत करती है और उन्होंने अपना कुछ नहीं मानती है? यह सोचकर उनके दिल में बेचैनी हो उठा। वहीं प्रिया को तो एक बड़ा झटका लगा था। अब तक तो वो ईशानी की दोस्त को मिडिल क्लास समझ रही थी, जो यहाँ उनके बड़े से आलीशान घर पर फ्री में रहने के लिए आ गए थे। पर ये चारों तो इंडिया के टॉप अमीर फैमिलीज़ की बेटियां निकली। ईशानी में ऐसा क्या खास है? इतने बड़े बड़े फैमिलीज़ के बच्चे उसके आगे पीछे घूम रहे हैं। ईशानी की किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है? उससे इतने अच्छे और रिच फैमिली के दोस्त कैसे मिल सकते हैं? ऐसा क्या है ईशानी में जो उसमें नहीं है? वह मेहरा फैमिली की प्रिंसेस की तरह पली बड़ी है, पर उसकी एक भी ऐसी दोस्त नहीं है जो ईशानी के दोस्त कोई अमीरी को 10% भी मैच कर सके। अगर ये सब ईशानी के बदले उसके दोस्त होते तो प्राउडली बड़ी बड़ी पार्टीज अटेंड कर सकती थी, और उनकी मदद से इंडिया के किसी भी अमीर फैमिली से शादी कर सकती थी। उसे गुस्सा और जलन दोनों हो रही थी, जो इस बार उसके एक्सप्रेशन से भी साफ झलक रही थी। पर किसी का ध्यान उसकी तरफ नहीं था, नहीं तो सबको पता चल जाता कि प्रिया के एक्सप्रेशन कितने घटिया हैं।
वहीं समीर, दर्शित, रिहान और अयान तो हैरान थे और मन ही मन सोच रहे थे, क्या उनकी बहन उन्हें फिर कभी अपनी फैमिली मानेगी। कैसे 4 साल पहले उन्हें भाई भाई कहकर बुलाती थी और प्यार से उनके लिए मन पसंदीदा खाना बनाती थी। क्या ऐसा कभी हो पाएगा? क्या कभी ईशानी मिस्टर मेहरा के बदले फिर से उन्हें भाई कहकर बुलाएगी? जवाब तो किसी के पास नहीं था, पर सबके मन में एक आस थी कि कभी ना कभी ईशानी पहले जैसी हो जाएगी और उन्हें भाई कहकर बुलाएगी। पर एक डर भी था कि कहीं ये उनका सपना बनकर ना रह जाए। वहीं दूसरी तरफ मोक्ष अपने ऑफिस में अभी अभी मीटिंग अटेंड करके आया था। आज उसका मूड काफ़ी अच्छा था क्योंकि पहली बार उसकी बेबी डॉल ने उसे कोई गिफ्ट दिया था। वो इतने स्पेशल था क्योंकि ईशानी ने उन दोनों की वॉच में एक ऐसी चिप लगाया था जिससे वे दोनों जब चाहें एक दूसरे को मैसेज करके उनके आसपास की आवाज़ को भी सुन सकते हैं। मोक्ष अपनी चेयर पर बैठ गया और आज सुबह कार में ईशानी की कही हुई बात को सोचने लगा। उसके चेहरे पर इस वक्त एक प्यारी सी स्माइल थी। फ्लैशबैक। मोक्ष और ईशानी दोनों कार में एक दूसरे के बाहों में थे। मोक्ष बार बार ईशानी और अपनी कपल वॉच को देख रहा था जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। क्या तुमने मेरे लिए 2 साल पहले ही बनाया था? क्या अब तुम्हें पता था कि हम फिर कभी मिलेंगे? मोक्ष ने ईशानी को सिर को सहलाते हुए प्यार से पूछा। मुझे यकीन था कि हम दोनों फिर से ज़रूर मिलेंगे, इसीलिए मैंने ये वॉच हम दोनों के लिए बनी है। इस वॉच में हम दोनों कभी भी एक दूसरे से बात कर पाएंगे और हम एक दूसरे की लोकेशन और एक दूसरे के साइड की बातों को भी सुन पाएंगे। अगर हम दोनों में से कोई भी प्रॉब्लम में होगा तो हम दोनों की इस वॉच के ज़रिए पता चल जाएगा। और सबसे अच्छी बात तो इस वॉच के ज़रिए एक दूसरे को कभी भी लोकेट कर पाएंगे। इस वॉच की कोई भी मशीन डिटेक्ट नहीं कर पाएगी, इसीलिए तुम हमेशा ये वॉच पहने रखना। ईशानी ने मोक्ष को देखते हुए प्यार से बोला। तो मोक्ष ने प्यार से उसके होठों को छूम लिया और बोला, कभी नहीं तुम मुझे कुछ दोगी तो मैं हमेशा उसे अपने पास रखूँगा। इतना कहकर मोक्ष ने ईशानी के होठों को अपने होठों में भर लिया और किस और शक करने लगा। फ्लैशबैक एंड। मोक्ष ने इस वक्त सुकून से अपनी आंखें बंद रखा था, तभी उनके केबिन के डोर पर नॉक हुआ। कम इन। इतना कहकर मोक्ष ने फिर से अपने एक्सप्रेशन को हमेशा की तरह कोल्ड कर लिया जैसे वे यूजुअली रहता था। ये तो बस अपनी बेबी डॉल के आगोश में और उसके सपनों के वक्त ही उसके चेहरे पर थोड़ी बहुत स्माइल रहती थी। तभी दीप्ति अपने चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल लाते हुए अंदर आई। उसने बहुत ही शॉर्ट ड्रेस पहन रखा था। चेहरे पर भर भर के मेकअप उसने अपने ड्रेस के थोड़ा नीचे कर लिया था, जिस वजह से उसकी क्लीवेज साफ साफ नज़र आ रही थी। मोक्ष की नज़र जैसे दीप्ति पर गई, उसके चेहरे पर भी कोल्ड हो गया। वहीं दीप्ति तो मोक्ष को देख कर ही कहीं खो गई थी। मोक्ष दिखने में किसी ग्रीक गॉड से कम नहीं था, पर हर कोई जानता था कि उसके चेहरा सिर्फ ग्रीक गॉड जैसा है, बाकी पूरा का पूरा एक रूथलेस डेविल है। दीप्ति तो मोक्ष को अपने लस्ट भरी नज़रों से देख रही थी और मन ही मन आहें भर रही थी। तभी मोक्ष की आवाज़ उसके कानों में पड़ी तो वह होश में आई। मिस दीप्ति, अगर आपको कोई इम्पोर्टेंट काम नहीं है तो आप यहाँ से जा सकती हैं। मोक्ष ने ये सब अपनी कोल्ड वॉइस में कहा था, जिस वजह से एक पल के लिए तो दीप्ति डर गई, पर फिर अपने डर को छुपाते हुए बोली, मुझे इस फाइल में तुम्हारे सिग्नेचर चाहिए थे। मोक्ष ने उसे कोल्डली घूरा कर देखा पर ज़्यादा कुछ नहीं बोला तो दीप्ति उसके डेस्क के पास चली गई। नीचे झुककर मोक्ष के आगे फाइल रख दिया। वे जिस तरह नीचे झुक रही थी उसके क्लीवेज साफ साफ नज़र आ रहे थे। वे मोक्ष को अपनी खूबसूरती में दीवाना बनाना चाहती थी, पर मोक्ष तो उसे एक नज़र देख भी नहीं रहा था। मोक्ष ने फाइल को देखकर अपने बाएं
सिकोड़ लिए और अपनी खतरनाक नज़रों से दीप्ति को घूरते हुए बोला, मिस दीप्ति, ये फाइल डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट की है। इससे डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट के हेड को मुझे नहीं देना था ये। क्या आप कुछ ज़्यादा ही फ्री हैं? अगर आप इतना फ्री हैं तो इस जॉब को आपकी ज़रूरत नहीं है, आप कभी डिज़ाइन कर सकती हैं। मोक्ष की बात सुनकर दीप्ति की जान हलक में आ गई। जब डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट के हेड ऑफिस में आया था तब वह मोक्ष के ऑफिस में नहीं था। तब ज़्यादा तक सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय भी नहीं आए थे। वे तो यहाँ आज इसीलिए जल्दी आ गई थी ताकि वह मोक्ष को रिझा सके। उसे पता था मोक्ष बहुत जल्दी ऑफिस आ जाता है, पर आज मोक्ष ऑफिस नहीं आया था। इसीलिए जब उसने डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट के हेड को मोक्ष के ऑफिस की तरफ जाते हुए देखा तो उसने उसे नॉर्मली बातचीत करना शुरू कर दिया। जब उसे पता चला कि उन्हें मोक्ष से काम है और किसी फाइल में मोक्ष की सिग्नेचर चाहिए तो उसे एक आइडिया आया इस फाइल के बहाने वो मोक्ष के पास जाने की। इसीलिए उसने खुद की ही हेड से इंसिस्ट किया था कि वो इस फाइल को दे दे। वे मोक्ष के सिग्नेचर कराकर उनके डिपार्टमेंट में भिजवा देगी। तो वे हेड भी मान गए, क्योंकि अब तक ऑफिस में डिप्टी और उसकी नई चमचियों ने ऑफिस में ये तो बात फैला दिया था दीप्ति की फैमिली और राजवंश फैमिली दोस्त हैं और मोक्ष और दीप्ति की शादी की बात चल रही है। और दीप्ति की यह बात सबके मन में भी मान लिया था, क्योंकि दीप्ति रहान परिवार की बेटी थी और सबको पता था कि दीप्ति हेड वीरेंद्र रहाणे हैं और उन्हें लोगों ने कई बार यहाँ देखा भी था और जानते थे कि राजवंश फैमिली और रहान फैमिली के बीच अच्छी कनेक्शन है। दीप्ति अभी डर रही थी कि कहीं मोक्ष सच में उसे अभी जॉब से ना निकाल दे। अगर ऐसा हुआ तो कैसे मोक्ष के करीब जाएगी और कैसे उसे अपना बनाएगी। मोक्ष कोडली दीप्ति को देखते हुए बोला, मिस दीप्ति, मेरे केबिन से बाहर जाइए। मोक्ष की इतनी सर्द आवाज़ सुनकर दीप्ति कुछ कहने वाली ही थी कि तभी मोक्ष के फ़ोन रिंग हुआ। जैसे ही मोक्ष की नज़र कॉलर आईडी पर गई तो कोल्ड नज़र अचानक से सॉफ्ट हो गई और उसके होंठों पर एक छोटी सी स्माइल आ गई। वहीं दीप्ति ने जब देखा कि मोक्ष फ़ोन देखकर स्माइल कर रहा है तो क्यूरियस हो गई और जानने के लिए मोक्ष को कौन कॉल कर रहा है। मोक्ष कॉल उठाने जा रहा था, पर जब उसने अभी भी दीप्ति को अपने केबिन में देखा तो उसने गुस्से से अपनी कोल्ड आवाज़ में बोला, गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। उसकी इतनी गुस्से भरी आवाज़ सुनकर दीप्ति ना चाहते हुए भी बाहर चली गई। उसके जाने के बाद मोक्ष ने तुरंत कॉल रिसीव किया और बोला, बेबी डॉल।